स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा राजा राम मोहन रॉय के ऊपर। ये मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर माने जाते हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान था इन्हें, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया, एडवाइज़र थे मुगल किंगडम के एक टाइम पे 1830s के टाइम पे। एक इम्पोर्टेंट काम से इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। वो इम्पोर्टेंट काम क्या था, उस काम ने क्या अचीव किया, ये देखिए मेरे साथ इस वीडियो में। हम पूरा सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, टू द पॉइंट इनके आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको टू द पॉइंट मटेरियल मिलेगा, क्रक्स मटेरियल मिलेगा। देखिए मेरे साथ, निधिश्री एकेडमी से मैं हूं अनर्क जैन। आज स्टडी हम करेंगे राजा राम मोहन रॉय को। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि राजा राम मोहन रॉय के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, या इंडियन मॉरल थिंकर्स में, या फिलोसॉफिकल थिंकर्स में इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ही इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। रेनेसा मतलब कि एक नई सोच। तो भारत में अगर नई सोच के प्रमुख पर्सन में से जाना जाता है तो उसमें से राजा राम मोहन रॉय फर्स्ट में आते हैं। इनमें कुछ खास बात तो थी। बॉर्न इन 1722 इन बंगाल, डाइड इन 1833 इन इंग्लैंड। याद रखना, ब्रिस्टल में इनकी डेथ हुई थी, इंडिया में नहीं डेथ हुई थी इनकी। ये इंग्लैंड गए थे, क्यों गए थे मैं बताता हूँ आपको स्टोरी बाद में, और वहीं पे इनकी डेथ हो गई। खास बात ये थी कि ही वॉज अ मल्टीलिंगुअल स्पीकर, बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते थे, अरबिक, पर्शियन, संस्कृत, बंगाली। एक रामचंद्र गुहा की बुक है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, उस बुक में ये लिखा है कि उन्होंने अरबिक जो सीखी थी वो सीखी थी आपकी पटना में आके, और संस्कृत इन्हें सीखी थी बनारस में आके, बंगाली और पर्शियन इन्होंने सीखी थी आपकी बंगाल में ही, जहाँ पे इनका घर था। तो इस तरह से इन्हें काफ़ी इंडिया में घूम घूम के लैंग्वेज सीखी। वापस बंगाल जाते हैं और स्टडी करते हैं सेवरल बुक्स विच आर रिलेटेड टू हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सूफिज़म, जैनिज़्म। मतलब इतनी लैंग्वेजेस पढ़ ली, इतने रिलीजन्स के टेक्स्ट पढ़ लिए, अल्टीमेटली समझ में आया कि दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट वन गॉड। और इन्हें काफ़ी रैशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी थी। ऐसे नहीं पढ़ी कि जो धर्म में लिखा उसको मान लिया, उसको क्वेश्चन करने की कोशिश की, और उसके बाद ये डिसाइड किया कि क्या सही है और क्या गलत। He was against the practice of idol worship, blind faith, and religious rituals. In his book तुफ़त उल मुवाहिदीन ही wrote about monotheism। तो ये बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है प्रीलिम्स में कि तुफ़त उल मुवाहिदीन बुक किसने लिखी है। तो ये राजा राम मोहन रॉय ने लिखी थी, पर्शियन में थी बुक। ओके, ही इंटरप्रिटेड रीजन रिलीजन विथ रीज़न। तो मतलब अगर रिलीजन को आपको फॉलो करना है तो आपको एक रीज़न देना चाहिए, या फिर कोई रीज़न होगा कि आप इस रिलीजन को क्यों फॉलो कर रहे हो। मतलब किसी को भी ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर लेना है, उसको क्वेश्चन करना है एक बार। ये चीज़ वो सिखाना चाह रहे थे हमें। ही लेड अ क्रूसेड अगेंस्ट सती, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिजेस, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, पर्दा सिस्टम, एंड यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। तो ये सारे पॉइंट आप एग्जाम में लिख सकते हो कि क्या क्या चीज़ों के अगेंस्ट इनका स्ट्रगल रहा है। इनका स्ट्रगल का जो मेन मोटो था, ये कोई सत्याग्रह वगैरह पे नहीं बैठे जैसे गांधी जी का जो मेथड ऑफ ये था प्रोटेस्ट था। इनका मेथड ऑफ प्रोटेस्ट था या था कि इनने राइटिंग्स काफ़ी ज़्यादा की, इन्हें लिखा काफ़ी ज़्यादा है। इनका वीकली न्यूज़पेपर रहते थे, एडिटर रहे थे दो न्यूज़पेपर के, इनफैक्ट 4 न्यूज़पेपर के, 2 अरबिक में और 2 आपके पर्शियन में। तो उसमें ये लिखते थे अपने पीसेस, कुछ वीकली निकलते थे इनके पेपर, कुछ मंथली निकलते थे, इस तरह से। ही सपोर्टेड इंटरकास्ट मैरिजेस, वुमेन एजुकेशन, विडोज रीमैरिजेस एक्सेट्रा। इन सबको इनने सपोर्ट किया था। ओके, ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। ही एडिटेड संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी पहला आप कह सकते हो एक इंडिया का पहला एक अच्छा माउथ पीस था। ये बंगाली में आता था संवाद कौमुदी, और इसका मतलब होता है मून ऑफ नॉलेज। ओके, या मून ऑफ इंटेलिजेंस आप कह सकते हो। संवाद कौमुदी का जो मीनिंग होता है वो होता है मून ऑफ इंटेलिजेंस इन बंगाली। एंड मिराटुल अकबर, ये पर्शियन पेपर था। ओके, ही एस्टेब्लिश्ड आत्मीय सभा, फ्रेंडशिप एसोसिएशन, ब्रह्मो समाज, द सोसाइटी ऑफ गॉड्स, एंड यूनिटेरियन कमिटी एंड एसोसिएशंस। तो ये 3 चीज़ों के संस्थापक रह चुके हैं, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। अब खास बात यह है कि राजा राम मोहन रॉय काफ़ी ज़्यादा लर्नेड पर्सन थे। इतने ज़्यादा लर्नेड कि जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था तो 1830 के आसपास इन्हें इंग्लैंड भेजा गया था मुगल किंग के द्वारा।
तो मुगल किंग के द्वारा इनको भेजा इसलिए गया था ताकि मुगलों को जो पैसा ब्रिटिश लोग दे रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही थी, ताकि मुगल राज करते रहे साथ साथ में, और एक कस्टमरी अमाउंट, स्टाइपेंड जैसा आप समझ लो, वैसा कुछ दिया जाता था। तो वो स्टाइपेंड देने के लिए, स्टाइपेंड की वृद्धि के लिए राजा राम मोहन रॉय को अपॉइंट किया गया था, और ये इंग्लैंड गए थे। जब ये वहाँ जाते हैं, ये वहाँ पे जो गवर्नर जनरल रहते हैं उनसे बात करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से बात करते हैं। ही वॉज बेसिकली एक्सप्लेनिंग वॉट इज़ इंडिया टू इंग्लैंड एट दैट टाइम, ओके। और फ़ायदा ये होता है कि 30,000 पाउंड मुगल एम्प्रर की इंडिया की सैलरी बढ़ जाती है, स्टाइफंड बढ़ जाता है। अफसोस की ये बात रहती कि वो इंडिया आ नहीं सकते और आ नहीं पाए, और इंग्लैंड में ही उनकी डेथ हो गई, वो वहीं पे बीमार पड़ गए और इंग्लैंड में ही डेथ हो गई और उनको वहीं पे दफना दिया गया, ओके। तो ये एक, वो मुगल एम्पायर से मिल नहीं पाए, ये एक था दुखद चीज़। पर उन्होंने ये आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज और ये सब सोसाइटीज़ एस्टेब्लिश की थी ताकि वो इन सोसाइटीज़ के बदले अपने कॉज को आगे रख सकें। अब अगर एग्जाम में सवाल आ जाता है कि फिलोसॉफी ऑफ राजा राम मोहन रॉय क्या था या क्या थी, तो उनकी फिलोसॉफी के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्क्राइब किए हैं इसमें। तो ही वॉज गाइडेड बाय लोक श्रेया। लोक श्रेया इज पब्लिक गुड, तो ये बंगाली वर्ड है, आप एग्जाम में लिख सकते हो। ही वॉज गाइडेड बाय लोक श्रेया, दैट इज पब्लिक गुड फिलोसॉफी। ही न्यू इट वेरी वेल दैट द मार्क ऑफ सोशल प्रोग्रेस वॉज इंडिविजुअल प्रोग्रेस। तो अल्टीमेटली आपको इंडिविजुअल को इतना ज़्यादा प्रबल बनाना है कि वो सोशल प्रोग्रेस में अपने आप भागीदार बन जाए, ये उनका लॉजिक था। ही स्ट्रांगली सपोर्टेड वेस्टर्नाइजेशन, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं चल रही हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए था एजुकेशन, दूसरा उनके लिए था रिलीजन। ये दोनों ही उनके हिसाब से इंडिया में सही नहीं चल रहा था, और इसके कंपैरिजन में वेस्टर्नाइजेशन फोर्सेस, मतलब कि आपके जो ब्रिटिश कल्चर लेकर आए थे अपने साथ, वो कल्चर बेटर था, इसलिए वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, ओके। वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड एडवोकेटेड गर्ल्स एजुकेशन उस टाइम पे, as education will make them aware of their rights of property, moral, social and political rights। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एजुकेशन से उनको प्रॉपर्टी, मॉरल, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स में बेनिफिट होता, समझ में आता, क्योंकि स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। एक स्टोरी ये भी है और इफेक्ट भी है कि राजा राम मोहन रॉय की अपने मतलब जो एडल्ट एज रहती है 18 ईयर्स, अब तो अब है ऐसी एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के अंदर, पर उस टाइम पे उनकी 2 बार शादी हो चुकी थी अपनी यंग एज में ही, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की एक से या दो से ज़्यादा वाइफ रखना एक वो माना जाता था, रुतबा वाला पॉइंट माना जाता था, और अर्ली चाइल्ड मैरिजेस वॉज द नॉर्म। तो ये दोनों ही चीज़ें राजा राम मोहन रॉय के साथ हो चुकी थी। होता यह है कि इनके ब्रदर की डेथ हो जाती है और उनकी वाइफ को सती करना पड़ता है, तब इनको समझ में आता है कि नहीं यार, वुमेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और उनका दायित्व है कि वो इस चीज़ को सॉल्व करें, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालें। इस तरह से वो उनको फिर लगता है कि एजुकेशन बहुत अच्छा ऑप्शन है, और क्योंकि एजुकेटेड रहेंगी वुमेन तो उनको अपने आप अवेयर हो जाएंगी अपने राइट्स को लेके। इफ़ अ हाउस होल्डर कुड रिफ्रेन फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट एंड डिज़ायर, ही कुड अटेन द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मो। तो ये ब्रह्मो ने कॉन्सेप्ट लेकर आए थे वो, कि अगर वो अपनी सारी चीज़ों को छोड़ दे तब उनको ब्रह्मो का ज्ञान होगा। ही प्रेफर्ड उपासना इन प्लेस ऑफ आइडल वर्शिप। तो उन्होंने बोला कि आइडल वर्शिप मत करो, मतलब आप किसी भी एक मूर्ति में भगवान को मत ढूंढो। क्यों? क्योंकि मूर्ति के हिसाब से लोग अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, ये उनका लॉजिक था। वो मूर्ति के अगेंस्ट नहीं थे, पर एक मूर्ति है, फलाना कलर है उसमें, तो इसके लोग इस टाइप के कपड़े पहनेंगे, इस चीज़ को मानेंगे। फिर एक दूसरी मूर्ति है, उसका उसमें वो पद्मासन में है कि वो खड़ी हुई है मूर्ति या लेटी हुई है मूर्ति, तो लोग उस फॉर्मेट में अपने आप की लाइफ को ढाल लेंगे। तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। उनका ऐसा कहना था कि अल्टीमेटली गॉड एक ही है, ये सारे रास्ते एक ही जगह लेके जा रहे हैं, तो अलग अलग मूर्ति के बेसिस पे आप लोगों को डिवाइड क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि आइडल वर्शिप की जगह आप उपासना शुरू कर दो। उपासना मतलब ध्यान लगाना शुरू कर दो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, ओके। नॉट जस्ट रिलीजियस मॉडर्निटी but also educational outlook was necessary to bring social reforms. So he advised that men must educate themselves. तो सिर्फ रिलीजियस रिफॉर्म्स आने से कुछ नहीं होगा, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, राजा राम मोहन रॉय जी की फिलोसॉफी में 2 चीज़ें आप एग्जाम में हमेशा लिखिएगा, एक रहेगा उनका रोल इन एजुकेशन, एक रहेगा उनका रोल इन चेंजिंग रिलीजन। रिलीजन में उन्होंने क्या चेंजेस किए। राजा राम मोहन रॉय हैज़ प्रोफाउंड फेथ इन ट्रुथ, रीजन, रैशनैलिटी, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। तो ये बहुत सारे उनका काफ़ी फेथ था इन सब चीज़ों में, कि आपको सच बोलना है, रीज़न करना है हर चीज़ को, रैशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा। फिर आपको हर चीज़ का जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, और ह्यूमैनिटी, अगर अपना
इंसानियत आपको नहीं खोनी है। ओके, ही आस्क्ड टू अप्लाई द नोशन ऑफ जजमेंट टू द राइट्स एंड सेरेमनीज, कि अगर आप कोई भी राइट परफॉर्म कर रहे हो या कोई सेरेमनी परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि बच्चे का मुंडन करवा रहे हो या किसी की अंत्येष्टि करवा रहे हो, तो ये राइट्स एंड सेरेमनीज हुआ। तो इसमें लॉजिक क्या है, क्यों हम करवा रहे हैं, क्यों हम मुंडन करवा देते हैं बच्चे का, क्यों हम जब अंत्येष्टि होती है उसमें किसी वुमेन को लेके नहीं जाते, सिर्फ मेल ही जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज तक हमारी सोसाइटी पे क्वेश्चन मार्क लगा के रखे हैं कि इनका लॉजिक क्या है, इसका रीज़न क्या है। ओके, देन at the crux of his philosophy was service to mankind, social service away from self-centeredness। तो ये उनकी फिलोसॉफी का क्रक्स था। तो ये जो पॉइंट है ये आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो और कंक्लूजन में लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने उसको कंक्लूजन में लिखा है। ओके, ही वॉज अल्टीमेटली गाइडेड बाय फिलोसॉफी ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म, कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म है, सबको एक भाई बहन है एक दूसरे के, और हमें कॉमन गोल अचीव करना है। ये उनकी अल्टीमेट फिलोसॉफी इस बेसिस पे गाइडेड थी। अब आता है ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया था। यह सवाल आपका एमपीपीएससी में ऑलरेडी आया हुआ है। ईयर इंपॉर्टेंट है, 1828 में इन्होंने किया था ब्रह्मो समाज का एस्टेब्लिशमेंट। ओके, इज ऑल्सो नोन एज सोसाइटी ऑफ गॉड्स। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा स्टार्ट किया था। आत्मीय सभा मतलब कि एक दूसरे से फ्रेंडशिप बढ़ाने का, फ्रेंडशिप एसोसिएशन नाम था उसका। तो वो आत्मीय सभा थी। ब्रह्मो समाज मतलब ये जो समाज थी ये बेसिकली रिलीजन से रिलेटेड थी, क्योंकि रिलीजन से काफ़ी त्रस्त हो गए थे। ये समझ रहे थे कि यार इतने सारे डिविजन्स हैं, क्या करें, लोगों को एक साथ कैसे लेकर आएँ। तो एक काम करते हैं, हम एक नया रिलीजन शुरू कर देते हैं या एक रिलीजन पॉइंट शुरू कर देते हैं, और उस रिलीजन पॉइंट का नाम था ब्रह्मो समाज। ओके, द आइडिया ऑफ वन यूनिवर्सल रिलीजन and one eternal God was reflected through his Brahmo Samaj. This Samaj believed in united worship by members of different religions and thus leading to harmony, synthesis and universality. तो ये बिलीव करते थे कि डिफरेंट रिलीजन सब एक ही हैं और इसकी वजह से हारमनी होगी, सिंथेसिस होगा एंड यूनिवर्सैलिटी, मतलब हर कोई यूनिवर्सल ब्रदरहुड में बिलीव करने लगेगा। ही मेड 2 पॉइंट्स वेरी क्लियर। पहली चीज़ कि मोर इम्पोर्टेंस टू कैरेक्टर देन फॉर्म्स एंड सेरेमनीज। तो इंसान के व्यक्तित्व पे ज़्यादा ध्यान देना है रेदर देन कि वो क्या सेरेमनी परफॉर्म कर रहा है या कैसे कपड़े पहन रखे हैं या कौन सा मंत्र का जाप कर रहा है। इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, पर इंसान का कैरेक्टर कैसा है, वो इन सब चीज़ों से सीख कर कैसा इंसान बना, क्या वो सच बोलता है, क्या वो लोगों के लिए ह्यूमैनिस्टिक व्यू पॉइंट रखता है, क्या वो संवेदनशील है, क्या वो एथिकल है। ये सब पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि आपने कौन सा सेरेमनी और कौन सा रोल परफॉर्म कर रहे हो। ओके, सेकेंडली राजा राम मोहन रॉय प्रेफर्ड अ लाइफ ऑफ चैरिटी एंड सर्विस टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड एट लार्ज। तो आपको चैरिटी एंड सर्विस प्रोवाइड करनी है टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड एट लार्ज, ये वो मानते थे। ही फाउंडेड ब्रह्मो समाज ऑन द आइडिया डेट वर्शिपर coming from different religions were entitled to participate in the common prayer or worship। तो एक कॉमन प्रेयर होगी, आप अलग अलग धर्म के हो, आप इस ब्रह्मो समाज के जो स्थान है वहाँ पर आओगे और हम एक कॉमन प्रेयर करेंगे। अब वो कॉमन प्रेयर हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या इस्लामिस्ट हो, कोई भी, या मुस्लिम हो, हर में वो एक सेम प्रेयर चलेगी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर कोई भी इंसान ब्रह्मो समाज के किसी फंक्शन में आता है तो उसकी ओरिजिनल समाज उसे अपने समाज से नहीं निकालेगी। ये बात उन्होंने इंश्योर की थी अपने वेरियस राइटिंग्स के द्वारा। इफ़ अ पर्सन इज मेंबर ऑफ ब्रह्मो समाज डेट वर्शिपर वुड नॉट बी रिजेक्टेड बाय हिज ओन कम्युनिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो होता ये कि अगर आपने हिंदुइज्म छोड़ दिया और ब्रह्मो समाज के पार्ट बन गए, तो होता ये कि ब्रह्मो समाज को इस तरह से देख लिया जाता कि यार ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्जिस्टिंग रिलीजन को क्वेश्चन कर रहा है। तो मार्केट में एक तरह से नया रिलीजन आया है और इससे काफ़ी झगड़े हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इंसान ब्रह्मो समाज के कॉमन प्रेयर बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना रिलीजन छोड़कर आया है। और ब्रह्मो समाज में होता क्या था, उपासना या मेडिटेशन जैसी चीज़ें होती थी और कॉमन प्रेयर होती थी, ये दो ही चीज़ें होती थी। ओके, हिज कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन वॉज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिटी एंड देयरफॉर रिजेक्टेड कम्युनल डिफरेंसेस, हेट्रेड, कास्टिज्म, सेक्टेरियन बेसिस एंड इनइक्वालिटीज़। इन सब चीज़ों के अगेंस्ट ब्रह्मो समाज फाइट कर रही थी। ओके, इसके बाद क्या होता है कि ब्रह्मो समाज का जो लीडर बनते हैं वो बनते हैं द्वारकानाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी होते हैं। और उसके बाद लेटर ऑन उसके थोड़े मीट ईटिंग को लेके एक विवाद हो जाता है, तो इस तरह से वो ब्रह्मो समाज भी बाद में बट जाती है। तो ये उसका एंड होता है कि
बेसिकली ब्रह्मो समाज अपने ट्रू एसेंस में तभी रही जब तक राजा राम मोहन रॉय जिंदा रहे। ओके, उसके बाद वो उसका ट्रू एसेंस खत्म हो जाता है 1833 के बाद में। ओके, एक चीज़ खास बात ये थी कि ब्रह्मो समाज को हिंदू ऑर्थोडॉक्स लोग पसंद नहीं कर रहे थे बंगाल में। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इसे पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये कन्वर्जन के अगेंस्ट थी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हो रहा था क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था लोगों को, और जो कि हमेशा से एक एजेंडा रहा है उनका। ब्रह्मो समाज कन्वर्जन के काफ़ी अगेंस्ट थी, तो इसकी वजह से ब्रह्मो समाज को उतना पसंद नहीं किया जाता था। तो ये एक ऐसे सिचुएशन थी जिससे ब्रह्मो समाज जूझ रही थी। और इस लेक्चर में इतना ही है। तो राजा राम मोहन रॉय की लेक्चर में ये इतने ही पॉइंट्स थे। इसके अलावा एक और पॉइंट है, इन्होंने एक बुक और लिखी थी, परसेप्ट्स ऑफ द जीसस। ये आपको लिख लेना है अपने नोट्स में। ये बुक उन्होंने कन्वर्ट करके लिखी थी, बेसिकली ट्रांसलेट किया था एक सिंपलिस्टिक फॉर्मेट में, ताकि लोग समझ सकें। ओके, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे क्लासरूम प्रोग्राम भी जल्दी शुरू होने वाले हैं। जैसे ही लॉकडाउन वगैरह ख़त्म होता है, सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है, तब तक हमारी वीडियोस यूट्यूब पे आते रहेंगे। आप रेगुलरली ये वीडियोस देखिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपके डाउट रिजॉल्व करेंगे। अगर आपको स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत करें, कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करिए, हम बात करेंगे आपसे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम निधिशु एकेडमी। मैं हूँ अनर्क जैन। अपना ध्यान रखिएगा।